Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture, we will study about inventory classification. मतलब इन्वेंट्री कौन कौन से टाइप्स की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले टाइप की इन्वेंट्री हमारे पास है वो है ट्रांजिट और पाइपलाइन इन्वेंट्री। तो ये कहते हैं किसको है, देख लेते हैं। इन्वेंट्री that inventory can't provide service while in transportation and such inventory is called as ट्रांजिट इन्वेंट्री। जो इन्वेंट्री मतलब अभी ट्रांसपोर्ट हो रही है, आ रही है, जहाँ ऑर्डर हुआ है तो ऑर्डर प्लेस से जहाँ पे हमें इसका कंजप्शन करना है तो वहाँ पे आ रही है, तो इस इन्वेंट्री को इन्वेंट्री इन ट्रांसिट बोलेंगे। बिकॉज ये यूजेबल नहीं है, अभी ये रास्ते में है। या फिर पाइपलाइन इन्वेंट्रीज को क्यों बोल रहे हैं कि बहुत सारा जो प्रोडक्ट होता है वो पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। लाइक पेट्रोलियम, अभी गैस हो रहा है, गैस पाइपलाइन जैसे इंडिया में आपको पता होगा कि गुजरात से गोरखपुर के लिए पाइपलाइन बिछ रहा है। तो ये जो है वो भी एक तरीके का इन्वेंट्री है। तो जो इन्वेंट्री अभी पाइपलाइन के थ्रू रास्ते में है तो उसको ट्रांजिट इन्वेंट्री बोलेंगे, और वो अभी यूजेबल नहीं है हमारे पास। ठीक है। नाउ जो सेकंड टाइप ऑफ इन्वेंट्री है वो है बफर स्टॉक, और इसको सेफ्टी स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, फिर ये देखेंगे मैं क्या कर रखा हूँ आपको एक चीज़ समझाने के लिए कि बफर स्टॉक कैसे वर्क करेगा, या फिर जो सेफ्टी स्टॉक जो हम रखेंगे कैसे वर्क करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। इट इज़ ए रिजर्व स्टॉक। रिजर्व हम रखते हैं स्टॉक्स का, मतलब जो इन्वेंट्री होता है उसका स्टॉक रखते हैं। केप्ट थ्रू आउट द ईयर एंड इट इज़ हेल्ड फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फ्लक्चुएसन इन द डिमांड रेट एंड लीड टाइम। मतलब जब डिमांड रेट में या फिर लीड टाइम में फ्लक्चुएसन आता है तो उसको ओवरकम करने के लिए हम जो स्टॉक रखते हैं उस टाइप के इन्वेंट्री को क्या कहते हैं, सेफ्टी स्टॉक इन्वेंट्री या फिर बफर स्टॉक इन्वेंट्री। ठीक है। अब लीड टाइम क्या होता है और डिमांड रेट क्या होता है। तो जो लीड टाइम होता है मतलब कि इन्वेंट्री जब ऑर्डर किया उस टाइम से हमारे पास रीच होने में जितना टाइम लगा, जितना टाइम वक्त लगा, उसको बोलते हैं लीड टाइम। और डिमांड रेट क्या कहते हैं, किसको कि कितनी डिमांड है पर डे, उस पर्टिकुलर इन्वेंट्री की कितनी डिमांड है मार्केट में, या फिर हमारे पास कितनी यूज है उसकी, तो उसको बोलते हैं डिमांड रेट। ठीक है। नाउ इट इज़ नेवर अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, ये कभी भी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन के अंडर यूज नहीं होता है। नेवर रिक्वायर्ड अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन एंड यूज ओनली ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन टू प्रिवेंट स्टॉक आउट। एडवर्स वर्किंग कंडीशन के अंदर इसको यूज़ करते हैं। एडवर्स वर्किंग कंडीशन मतलब या तो लीड टाइम हमारा इंक्रीज़ हो जाए या फिर डिमांड रेट जो है हमारा इंक्रीज़ हो जाए, तभी इसको यूज़ करेंगे। जैसा कि आपने देखा था इसके पिछले वाले लेक्चर में कि जो स्टॉक आउट से लॉस हो रहा था, तो उसके वजह से हम क्या करते हैं, बफर स्टॉक रखते हैं कि स्टॉक आउट हमारा ना हो, ख़त्म ना हो इन्वेंट्री, उसकी कमी ना पड़े, तो हमारा क्रेडिट भी बना रहेगा, एक तरीके का पोटेंशियल प्रॉफिट भी हमें होगा। अब ये वाला जो है मैं जो बना रखा हूँ वो समझने से पहले एक बार लीड टाइम का डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है। तो लीड टाइम को LT से शॉर्ट में मैं डिनोट कर रहा हूँ। इट इज़ ए ग्राफ बिटवीन और गैप बिटवीन इट इज़ अ गैप बिटवीन ऑर्डर प्लेसिंग एन ऑर्डर और इन्वेंट्री ऑन हैंड। मतलब जब हमने ऑर्डर दिया, यहाँ पे प्लेस किया नंबर 1 पे, और कुछ दिन इसको लगा, और यहाँ पे जब नंबर 2 यानी कि आफ्टर 4 डेज ये हमें पॉइंट 2 पे रिसीव हुआ। ठीक है। और अब ये इन हैंड हो गया है या फिर ऑन हैंड हो गया है, अब इसको हम यूज़ या फिर कंज्यूम कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जितना टाइम लगा यह है लीड टाइम। ठीक है। अब देखते हैं मैं क्या बना रखा हूँ, स्टॉक आउट या फिर बफर स्टॉक का यहाँ पे समझेंगे। तो जिससे हमारा डिमांड इनिशियल जो नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है 6 यूनिट पर डे, और नॉर्मल कंडीशन में लीड टाइम जो लग रहा है 6 डेज लग रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस के लिए समझेंगे, केस 1 के लिए, कि अगर डिमांड रेट हमारा 6 यूनिट्स पर डे का है तो इस वर्किंग कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास सेफ्टी स्टॉक रखे रहेंगे, उसका कुछ यूज़ नहीं होगा। बट अगर डिमांड रेट किसी भी कारणवश इंक्रीज हो जाता है
मतलब कि 15 यूनिट्स पर डे हो जाता है। और ठीक है, और जो हमारा रीऑर्डर लेवल है 60 यूनिट का है। मतलब कि आप रीऑर्डर लेवल अभी समझ नहीं पाओगे तो मैं समझा देता हूँ। ROL रीऑर्डर लेवल मतलब कि वह कौन सी क्वांटिटी जिस पे हमें नया ऑर्डर प्लेस करना होगा। जैसे कि आप 200 यूनिट सोप्स ऑर्डर करते हो, सोप्स मतलब साबुन ऑर्डर करते हो आप, और डेली की आपका कंजम्पशन रेट 10 यूनिट पर डे है। तो कितने दिनों तक आप इसका यूज कर सकते हो? 20 डेज तक, ठीक है। और 200 स्वॉप्स आपने ऑर्डर किया, 20 डेज तक इसको यूज़ कर सकते हो। बट आपका जो लीड टाइम है जो आपको मंगाने में, मतलब अपने शॉप में या फिर अपने फैक्ट्री में उसको दूसरे जगह से मंगाने में आपको 3 दिन का वक्त लग रहा है। तो 3 दिन का जब वक्त लग रहा है मंगाने में, तो जब आपके पास 3 × 10 मतलब 30 यूनिट प्रेजेंट होगा तभी आप एक नया ऑर्डर प्लेस कर दोगे, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, फिर से एक बार समझो। 200 यूनिट आप शॉप एक बार में मंगा रहे हो साबुन, और 10 यूनिट पर डे कंजप्शन रेट है आपका, तो 20 यूनिट तक चलेगा, मतलब 20 दिन तक चलेगा। और आपका जो लेट टाइम है जो कि इसको लाने में 3 डेज लग रहे हैं, तो आप री ऑर्डर कब प्लेस करोगे, दूसरा ऑर्डर कब प्लेस कर दोगे ताकि आपकी इन्वेंट्री लॉस आउट ना, मतलब स्टॉक आउट ना हो? तो जब लेट टाइम 3 डेज है और डिमांड कितना है पर डे 10 यूनिट्स का, तो 30 आपके पास इन्वेंट्री प्रेजेंट है, 30 शॉप्स प्रेजेंट है, तभी आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे, सो दैट कि 3 दिन में 30 सेल होगा, तब तक फिर से आपके पास 200 जो होगा शॉप यानी कि इन्वेंट्री आपके पास प्रेजेंट होगा, ठीक है। आप उसको फिर से यूज कर सकोगे। तो इसी को बोलते हैं रीऑर्डर लेवल की, मतलब कौन सी क्वांटिटी जिस पे आप नया ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो आपका अगर रीऑर्डर लेवल 60 यूनिट्स है और डिमांड 6 है, तो यानी 10 दिन आपका जो लेट टाइम लग रहा है, यानी 10 दिन का लेट टाइम है, तभी तो रोज़ 6 यूनिट आप यूज़ कर रहे हो, तो 60 यूनिट पे रीऑर्डर कर रहे हो, ठीक है। 10 दिनों का आपका लेट टाइम है, लेकिन आपका जो है इन 10 दिनों में आपका डिमांड रेट जो है क्या हुआ, 15 यूनिट्स पर डे का हो गया, मतलब कस्टमर्स जो है ज़्यादा आने लगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये एडवर्स कंडीशन हो गया। अब 10 दिन में आप 60 यूनिट्स नॉर्मल कंडीशन में यूज़ कर रहे थे, आपका डिमांड 60 यूनिट्स का था, लेकिन इसी 10 दिन में पर डे 6 से बढ़कर 15 यूनिट्स का आपका डिमांड हो गया। तो आपको कितनी इन्वेंट्री की ज़रूरत पड़ेगी? 150, ठीक है। तो आपके पास तो है 60 ही इन्वेंट्री, तो बाकी का जो 90 इन्वेंट्री बचा वो कहाँ से आप यूज़ करोगे? स्टॉक में जो रखा होगा आपने बफर स्टॉक के लिए इन्वेंट्री, उसमें से आप ला के यूज़ करोगे, और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? एडवर्स कंडीशन, ठीक है। लेकिन वहीं दूसरे तरफ अगर डिमांड आपका कम हो गया, 4 यूनिट्स पर डे हो गया इसी 10 दिन में, तो 40 यूनिट्स ही आपका यूज़ हो पाएगा, और 20 यूनिट्स जो आपका रीऑर्डर लेवल पे 60 यूनिट था उसमें से 20 यूनिट्स बच जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में सेफ्टी स्टॉक का कोई यूज़ नहीं होगा, फिर भी ये एडवर्स कंडीशन है कि आपका बच जा रहा है जो इन्वेंट्री है। अपना लेट टाइम जो सेकेंड टाइप है, लेट टाइम के इंक्रीज होने से कैसे होगा ये भी देखते हैं। तो अगर आपका लेट टाइम 6 डेज का है, मतलब 6 दिन लग रहे हैं आपको जो इन्वेंट्री है आपके सिस्टम में, यानी कि आपके फैक्ट्री में लाने में, तो और रीऑर्डर लेवल आपका 60 का है, तो यानी कंजप्शन रेट आपका क्या होगा? 10 यूनिट्स पर डे होगा, तभी तो 6 दिन में आप 60 यूज कर पाओगे, ठीक है। लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ, आपका लेट टाइम इंक्रीज होके और 10 डेज का हो गया। मतलब कि मानो आ रहा था ट्रक, रास्ते में अर्थक्वेक की वजह से पुल टूट गया है और उसको 4 दिन वहीं पे लग गया, पुल बनेगा तभी तो ट्रक आएगा। या फिर किसी कारणवश ऐसा हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेट हुई, आपने जितना ऑर्डर का प्लेस किया था उतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है और कंपनी को टाइम लग गया, फिर ट्रक ख़राब हो गया, आपका रस हो गया, उसके वजह से ट्रक आपका 4 दिन लेट हो गया, 10 दिन लग गया। तो आपका जो था डिमांड कितना था? 10 यूनिट्स पर डे। तो अब लेट टाइम 10 डेज और 10 यूनिट्स डिमांड, यानी 100 यूनिट्स की आपको डिमांड पड़ेगी, 100 इन्वेंट्री की डिमांड पड़ेगी। आपके पास है कितना? 60, जो कि आपका रीऑर्डर लेवल था।
तो बच गया 40। तो 40 कहाँ से आपका यूज होगा, जो आपने सेफ्टी स्टॉक रखा होगा, ठीक है। तो इसको एडवांस कंडीशन बोलेंगे। किसी कंडीशन में आपका ये होगा क्लियर टाइम 4 दिन हुआ, मतलब पहले ही आ गया। जो नॉर्मल कंडीशन में 6 दिन में आता था वो 4 दिन में आपका इन्वेंट्री आ गया, ठीक है। जैसे कि कहीं दूसरे जगह ऑर्डर किया हुआ था किसी और ने और वो कैंसिल किया, आपके पास ही का जो कस्टमर है उसने ऑर्डर किया था आप, और उसने कैंसिल किया, फिर आपने ऑर्डर किया, तो फिर वही ट्रक आपको वापस से सेंड कर दिया, तो आपका जल्दी आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में सेफ्टी स्टॉक का यूज़ नहीं होगा, बिकॉज आपके पास इन्वेंट्री और एक्स्ट्रा बच ही जाएगा, ठीक है। नाउ लेट टाइम हमने पढ़ लिया है क्या होता है। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्वेंट्री है इसको पढ़ते हैं, सीजनल इन्वेंट्री। द डिमांड फॉर दिस इन्वेंट्री आइटम्स चेंजेस विद सीजनल वेरिएशन। जैसे कि आप देखते होंगे कि विंटर के सीज़न में जो स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं, उनकी डिमांड होती हैं, फिर जब समर सीज़न आती है उनकी डिमांड नहीं होती है। जैसे जैसे विंटर सीज़न स्टार्ट होता है तो उनकी डिमांड जो है इंक्रीज होती जाती है। एक पीक लेवल, यानी कि दिसंबर के मंथ में पीक लेवल पे होता है, जनवरी के मंथ में पीक लेवल पे हमारा जो होता है विंटर सीज़न होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है जो हमारी जैकेट्स या फिर स्वेटर्स की होती हैं। और फिर फरवरी मार्च से धीरे धीरे कम होते होते अप्रैल मई तक तो बहुत ही मतलब नहीं डिमांड ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल। नाउ जो अगला टाइप है वो है एंटीसिपेशन इन्वेंट्री। तो इसका देखेंगे किसको बोलते हैं। दिस इन्वेंट्री आर बिल्ड अप टू मीट एंटीसिपेटेड डिमांड इन फ्यूचर। मतलब एंटीसिपेटेड मतलब एक तरीके से ह्यूज या फिर कम डिमांड को मीट करने के लिए जो इन्वेंट्री बनता है ह्यूज। तो लाइक बिग सेलिंग, कुछ मतलब बिग सेलिंग आने वाला है, जैसे कि दिवाली पे आप देखते हो बिग सेल अनाउंस होता है, तो उसके लिए जो इन्वेंट्री अलग से प्रिपेयर किया जाता होगा या फिर उसका स्टॉक किया जाता होगा। तो बिग सेलिंग फोरकास्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज फोरकास्ट, या फिर प्राइस हाइक होने वाला है तो पहले ही बना के रख लो, आपका रॉ मटेरियल का प्राइस हाइक हो जाएगा इसलिए। स्ट्राइक होने वाला है या फिर शट डाउन होने वाला है। अब शटडाउन तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, लॉकडाउन जैसा ही शटडाउन हो गया, ठीक है। तो ये क्या थे, हम अपने इन्वेंट्री के टाइप्स थे। अब जो अगला है वह डिकपलिंग इन्वेंट्री, यानी कि लास्ट है। इट इज़ एक्स्ट्रा इन्वेंट्री केप्ट बिटवीन इंटरडिपेंडेंट वर्क स्टेशन विच वर्क्स एज ए बफर स्टॉक ड्यूरिंग ब्रेक डाउन और मेंटेनेंस। मतलब मान लो आपके पास 3 वर्क स्टेशंस हैं, ये वर्क स्टेशन 1, या वर्क स्टेशन 2 और एक वर्क स्टेशन 3। यहाँ से कोई रॉ मटेरियल इन हो रहा है, वर्क स्टेशन 1 पे पहले काम हो रहा है, फिर 2 पे काम हो रहा है, फिर 3 पे काम हो रहा है, और फिर यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो है असेंबल होकर बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो वर्क स्टेशन 1 और 2 के बीच में कुछ इन्वेंट्री यहाँ से बन के यहाँ आ रही होगी, फिर 2 से 3 के बीच में आ रही होगी, तो इनके बीच में कुछ हम स्टॉक्स रखेंगे। मतलब यहाँ पे 1 से बना हुआ इन्वेंट्री 2 के पास रखेंगे और 2 से बना हुआ 3 के पास कुछ स्टॉक रखेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही रखेंगे, लेकिन रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई कंडीशन वास जो हमारा वर्क स्टेशन 1 है ये ख़राब हो जाता है या फिर इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उतना देर के लिए इसको बंद करना पड़ेगा। तो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम चलता रहे, तो ये जो हम डीकपलिंग इन्वेंट्री रखे रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ बफर स्टॉक बिटवीन 2 वर्क स्टेशन, तो ये काम करेगा। हमारा 2 पे का वर्क होगा, फिर 3 पे वर्क चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो इस तरीके से जो है कि जो इन्वेंट्री 2 वर्क स्टेशन के बीच में इंटरडिपेंडेंट जो एक दूसरे पे प्रेजेंट होता है उसको डीकपलिंग इन्वेंट्री बोलते हैं। नाउ थैंक यू फॉर द क्लास।